वेलकम टू 365 डेज टू द वेडिंग सीजन 2 एपिसोड 1। तो सीजन 2 की स्टोरी जहाँ सीजन 1 एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है, जहाँ रिका और ताकुया ने फाइनली एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने के बाद डिसाइड कर लिया है कि अब ये दोनों शादी करने वाले हैं। एंड ये चीज इन्होंने अपने ऑफिस में भी अनाउंस कर दिया था, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में पता चला कि इनके फेक वेडिंग को एंड किए हुए 1 महीना हो चुका है। और आज सुबह सुबह रिका ताकुया के घर आई ताकि ये दोनों साथ में ऑफिस जा सके। एंड जैसे ही रिका के डोर बेल रिंग करने पर ताकुया बाहर आया, इन दोनों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करने के साथ साथ किस भी किया। और वहीं हमें ऑफिस में पता चला कि आशा को यहाँ से जाने से पहले अपनी जगह किसी को मैनेजर बनाने के लिए सेलेक्ट करने वाली हैं। और हाँ, भले ही रिका और ताकुया दोनों सच में शादी करने वाले हैं, बट दोनों अभी भी साथ में नहीं रहते हैं, बल्कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इवनिंग एक दूसरे के साथ बिताते हैं। बट हाँ, ये दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं और खाना भी बनाते हैं, जिसकी वजह से जाहिर है ये दोनों धीमे धीमे पहले से और ज्यादा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और आज जब ये दोनों खाना खा रहे थे, हमें पता चला इन दोनों ने मिलकर एक रूल बनाया है कि हर अल्टरनेट डे पर एक एक करके दोनों 5 मिनट के लिए कुछ ना कुछ बात करेंगे, क्योंकि बिना इस रूल के दोनों सिंपली एक दूसरे को पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ देखे ही जा रहे थे। और अभी ये दोनों इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि आशा को जाने से पहले आखिर किसको मैनेजर बनाकर जाएंगी। और हाँ, 1 महीने से ज्यादा टाइम होने के बावजूद भी अभी तक इन दोनों ने अपने मैरिज को रजिस्टर नहीं कराया है। हालांकि इसके लिए इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा साइन करना है, बट इनका सबसे बड़ा डर इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करना है। एंड इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये दोनों अपने पेरेंट्स से क्या कहेंगे। और अभी ये दोनों अपने मैरिज के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी रिका ने ताकुया से कहा कि आखिर जब 2 लोग शादी करते हैं तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। एंड थोड़ी देर सोचने पर ताकुया ने कहा कि शायद मैरिज से पहले लोग एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। एंड सिंस ये चीज पहले ही हो चुका है, इसलिए रिका का कहना है तुम इस चीज पर एक मार्क लगा सकते हो। जिसके बाद सेकेंड चीज ताकुया ने बताया, जनरली ज्यादातर फैमिली में लड़के और लड़की एक दूसरे को अपने फैमिली और पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं। एंड ये सुनते ही रिका के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो इस आइडिया के पूरी तरह से खिलाफ है। एंड ताकुया का भी यही कहना है। एंड अभी मैरिज सेरेमनी के बारे में बातें करते हुए ताकुया ने रिका को काफी और रिचुअल्स बताया। एंड ये सारी चीजें सुनकर रिका के फेस एक्सप्रेशन से साफ है इन सारे रिचुअल के बारे में सुनकर ही वो पूरी तरह से थक चुकी है। एंड जब फाइनली ताकुया ने कहा कि मैरिज के बाद फिर आता है हनीमून, एंड उसके बाद हमें साथ में सेम घर में रहना पड़ेगा, एंड उसके बाद बच्चे होंगे। और अभी ताकुया ये सारी चीजें काफी इजीली कह पा रहा है, लेकिन वहीं उसकी ये सारी बातें सुनकर रिका पूरी तरह से एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड जैसे ही ताकुया ने बच्चे पैदा करने के बारे में कहा, रिका ने उसे तुरंत आगे कुछ और बोलने से रोक दिया। और साथ ही रिका का कहना है कि शायद हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम दोनों एक दूसरे को कंफर्टेबली किस भी नहीं कर पाते हैं। बट हाँ, शादी करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है शायद वो हमारे पास है, जो कि मैं, तुम और कामा-चान है। तो चलो इस तरह से शादी करते हैं जिससे हम तीनों कंफर्टेबली साथ में रह पाएं। एंड ये सुनकर रिका के साथ साथ ताकुया भी शादी के लिए सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है, और अभी ताकुया घर की साफ सफाई करते हुए कामा से रिका के बारे में बातें कर रहा है कि आखिर वो इस मैरिज के बारे में क्या सोचता है। एंड ताकुया को ये भी लग रहा है कि कामा को रिका के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। एंड वहीं साफ सफाई करते हुए जब ताकुया के मन में अचानक से आया कि वो शादी करने के बाद रिका के साथ रहेगा एंड रिका से सुबह सुबह उठाएगी भी, ये सोचकर ताकुया सच में काफी शाई फील कर रहा है, बट मनी मन वो बहुत ज्यादा खुश भी है। एंड इसके थोड़ी ही देर बाद ताकुया को रिका का मैसेज रिसीव हुआ कि मेरे हाथ में अभी काफी वेजिटेबल्स हैं, तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए स्टेशन तक आ सकते हो। एंड ये मैसेज रिसीव होते ही तुरंत ताकुया रिका की हेल्प करने के लिए स्टेशन पर आ गया। और अभी रिका को इतना खुश देखकर ताकुया को भी सच में काफी अच्छा लग रहा है, और उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है इस सामने जो लड़की खड़ी है वो जल्दी मेरी वाइफ बनने वाली है। और अभी जो चीज ताकुया के मन में रिका को लेकर चल रही है, वो सेम चीज रिका के मन में भी ताकुया को लेकर चल रहा है। और दोनों एक दूसरे को अभी देखकर सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा है ये दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। और हाँ, रिका इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है कि इतने छोटे काम के लिए भी ताकुया उसके बुलाने पर तुरंत आ गया। और वहीं ताकुया भी इस चीज से काफी खुश है कि वो रिका का इतने छोटे काम के लिए भी हेल्प कर पा रहा है, एंड रिका उस पर डिपेंडेंट हो सकती है। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों एक कैफे में चाय पीने आए हैं, और जैसा कि इन दोनों ने डिसाइड किया था, ये दोनों डेली अपने लाइफ के बारे में 5 मिनट एक दूसरे से शेयर करते हैं। और ऐसा लग रहा है मानो रिका आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे बताने के लिए सच में काफी एक्साइटेड है। जिसके बाद फाइनली रिका ने आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ताकुया को बताना स्टार्ट किया। और हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे से अपने दिन के बारे में बस 5 मिनट शेयर करने का डिसाइड किया था, बट रिका को ताकुया से बात करने में इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि देखते ही देखते उसे पता नहीं चला कि कब 1 घंटा बीत गया। एंड इतने देर ताकुया से बातें करने के बाद रिका भी यही सोच रही है कि मैं ताकुया से चाहे कितनी भी देर बात कर लूं, वो हमेशा मेरी बातें सुनते हुए खुशी रहता है। और वहीं ताकुया के मन में चल रहा है कि मैं रिका की बातें चाहे कितनी देर भी सुन लूं, मैं कभी भी बोर नहीं होता, और मेरा बस चले तो मैं पूरे दिन रिका की बातें सुन सकता हूँ। एंड ये थॉट मन में आने के बाद जहाँ ताकुया को लग रहा है कि रिका बेस्ट है, वहीं रिका का भी मानना है ताकुया उसके लिए बेस्ट है। एंड इसके बाद वापस घर जाते हुए अभी भी रिका ताकुया की तरफ देखते हुए यही सोच रही है कि ताकुया का चाहे शैडो हो या उसका बाल या उसकी बातें, हर एक चीज बेस्ट है। एंड ताकुया के साथ ऐसे जस्ट खड़ा रहना भी मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और अभी ये दोनों वॉक कर ही रहे थे, तभी ताकुया ने रास्ते में एक पार्क नोटिस किया, इसलिए उसने रिका से कहा सिंस हम यहाँ पर हैं ही तो क्यों ना हम दोनों पार्क के अंदर चलें। एंड ताकुया के ये कहते ही रिका ने उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाया ताकि ये दोनों हाथ पकड़ के पार्क में वॉक कर सकें। एंड इस चीज से ताकुया भी सच में बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज फाइनली इन दोनों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का डिसाइड कर लिया है, बट जैसे ही ताकुया ने फॉर्म की तरफ देखा उसने नोटिस किया कि इस फॉर्म पर कामा के काफी ढेर सारे फुटप्रिंट हैं। और अभी ये देखकर
ताकुया थोड़ा मायूस हो ही रहा था कि तभी रिका ने काफी ढेर सारे और मैरिज फॉर्म निकाला। एंड शायद ताकुया के लिए इसे सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि रिका हमेशा हर एक चीज को लेकर पहले से ही काफी प्रिपेयर रहती है। एंड फिर से इस चीज की वजह से ताकुया रिका से काफी इम्प्रेस्ड है एंड उसने हर एक चीज के लिए उसे थैंक यू भी कहा। और अभी फाइनली मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए इन दोनों को सच में काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब ये मैरिज एक रियलिटी बनने वाला है। एंड फॉर्म फिल करते हुए जब ताकुया ने रिका के फॉर्म में नोटिस किया कि उसके पेरेंट्स का सरनेम सेम नहीं है, ये देखते ही ताकुया सोचने लगा कि आखिर रिका के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ होगा। बट उसे लग रहा है कि शायद अभी इस बारे में पूछने का सही टाइम नहीं है। और जब फॉर्म में इन्हें अपना न्यू रजिस्ट्रेशन डोमिसाइल फिल करने की बारी आई, ताकुया सोच रहा है कि आखिर इन्हें किस जगह का नाम लिखना चाहिए। एंड उसके पूछने पर रिका ने बताया तुम जापान में किसी भी जगह का नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम वहाँ पे रहते हो या फिर नहीं, बट हाँ वो प्लेस जापान में एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड ये सुनकर ताकुया ने सजेस्ट किया कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम उस पार्क का नाम लिखें जहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी फेक वेडिंग करने का डिसाइड किया था। एंड ये आइडिया रिका को भी सच में काफी अच्छा लगा। एंड स्टैंप और साइन करने के बाद अब बारी है इनके विटनेस की। एंड काफी देर सोचने के बावजूद भी रिका और ताकुया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये दोनों किससे विटनेस बनने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है ये दोनों इस बारे में अपने पेरेंट्स को बिल्कुल बता नहीं सकते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है और अभी रिका, ताकुया और आसाको तीनों साथ में बैठे हुए हैं। और आसाको इस चीज से थोड़ी सरप्राइज्ड है कि रिका चाहती है कि मैं उसकी विटनेस बनूं। हालांकि आसाको को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है और साथ ही उसने ये भी कहा कि मैं इस बारे में अपने हस्बैंड से भी बात कर लूंगी। और साथ ही आसाको ने रिका और ताकुया को ये भी सजेस्ट किया कि तुम दोनों को अपने पेरेंट्स से इस बारे में जरूर बात कर लेना चाहिए क्योंकि यूजुअली विटनेस पेरेंट्स ही बनते हैं। और साथ ही आसाको ने इन्हें ये भी समझाया कि भले ही शादी एक दिन में हो जाता है बट ये लाइफ टाइम चलेगा, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इस बारे में हमारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए। एंड आसाको से ये सारी बातें करने के बाद जब रिका और ताकुया वापस घर की तरफ जा रहे थे, ताकुया ने तुरंत रास्ते में रिका से कहा कि एट द एंड मुझे अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताना ही है, तो मैं सोच रहा था कि मैं उन्हें शादी करने से पहले ही बता दूं। एंड ये सुनकर रिका ने भी ताकुया से कहा कि मैं भी यही सोच रही थी और मैं भी अपने पेरेंट्स से इस बारे में बता दूंगी। एंड ये सुनकर ताकुया का कहना है कि तुम इस चीज से प्रेशर्ड मत फील करो, मैं अपने पेरेंट्स को बता रहा हूँ तो तुम्हें भी अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताने की जरूरत है। जिसका रिका ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है एंड मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि इस बारे में मैं अपनी मॉम को बता दूंगी। और साथ ही रिका ने ताकुया से ये भी पूछा कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम दोनों अपने पेरेंट्स को एक साथ कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन सब चीजों के बारे में अपनी मॉम से बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। एंड ये सुनकर अभी ताकुया ये सोच ही रहा था कि शायद रिका एंड उसके मॉम का रिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, कि तभी रिका ने उसे बताया ऐसा नहीं है कि मैं और मेरी मॉम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, बट हाँ सिंस शादी की बात है इसलिए मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है। एंड ये सारा कन्वर्सेशन के बाद दोनों ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आज रात 8 बजे ये दोनों अपने पेरेंट्स को एक साथ कॉल करेंगे। एंड इसके बाद फाइनली जब रात का 8 बजा, रिका और ताकुया दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, बट जहाँ रिका की मॉम ने उसका कॉल नहीं रिसीव किया, वहीं ताकुया के डैड ने तुरंत उसका कॉल रिसीव कर लिया। एंड ताकुया ने उन्हें फाइनली बताया कि मैं अपनी कोवर्कर रिका से शादी करने वाला हूँ। एंड ये सुनकर ताकुया के फादर शायद थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए उनका कहना है कि क्या तुम फिर से उससे शादी कर रहे हो। एंड ये सुनकर ताकुया ने उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं, इस बार हम दोनों नकली शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार मैं रिका से सच में शादी करने वाला हूँ। एंड ताकुया के हर एक चीज बताने पर शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट उसके फादर ने इस शादी को काफी इजिली एक्सेप्ट कर लिया, जो कि उसके लिए सच में काफी सरप्राइजिंग है। बट हाँ, ताकुया के फादर ने उससे ये भी कहा शादी करने के बाद तुम एक बार घर जरूर आना। और जहाँ ताकुया के लिए अभी भी ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि उसके फादर ने इस शादी को काफी इजिली एक्सेप्ट कर लिया, वहीं रिका की मॉम ने अभी तक उसका कॉल रिसीव नहीं किया, जिसके वजह से जाहिर है रिका का कॉन्फिडेंस अब धीमे धीमे कम हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जब नासुमी ने रिका की मॉम को उसके रियल शादी के बारे में बताया, ये सुनकर रिका की मॉम अब थोड़ी परेशान भी हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि रिका की शादी शुरुआत में एक फेक था, वो उस टाइम थोड़ी रिलैक्स थी, बट अब ये जानकर कि रिका सच में ताकुया से शादी करने वाली है, वो अब थोड़ी परेशान हो रही है। एंड उनका ये फेस एक्सप्रेशन और बातें सुनकर जब नासुमी ने उनसे कहा ताकुया सच में एक अच्छा लड़का है, रिका की मॉम का कहना है कि हाँ ताकुया अच्छा लड़का होगा, बट तब तक जब तक उसकी रिका से शादी नहीं हुई है, शादी होने के बाद अपना रियल फेस दिखाएगा, क्योंकि ओसोहारा ऐसे ही होते हैं। और वहीं रिका की मॉम की ये सारी बातें सुनकर नासुमी उनसे जानना चाह रही है तो क्या आप रिका के शादी के खिलाफ हैं, जिसका रिका की मॉम ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और रिका अब एडल्ट है तो उसे शादी करने का और अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है, बट मेरे बस में रिका के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं वो करूंगी। एंड ये सारी बातें कहने के बाद रिका की मॉम ने नासुमी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज क्या तुम कुछ दिन और रिका का ख्याल रख सकती हो। एंड रिका की मॉम की ये सारी बातें सुनकर नासुमी को लग रहा है कि ये पूरा सिचुएशन अब धीमे धीमे काफी अजीब होते जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ रिका इस चीज से सच में काफी मायूस है कि उसकी मॉम ने कई बार कॉल करने के बावजूद भी कॉल पिक नहीं किया। एंड इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। एंड रिका के साथ ऑफिस जाते हुए ताकुया ने उसे अपने फादर के साथ जो भी बातें हुई उसके बारे में बताया, और साथ ही ताकुया ये भी सोच रहा है जैसा मेरे फादर ने कहा था, क्या मुझे वापस घर जाना होगा और क्या इस बार मुझे रिका को भी साथ ले जाना चाहिए। हालांकि इस बार पिछली बार की कंपैरिजन सिचुएशन पूरी तरह से अलग है, बट फिर भी अगर रिका को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। और वहीं बातें करते हुए रिका ने बताया कि मेरी मॉम ने कॉल पिक नहीं किया, बट उन्होंने मैसेज किया कि वो अभी फ्लाइट में है, इसलिए वो कुछ टाइम बाद मुझे कॉल करेंगी। बट वहीं अपने मॉम का ये मैसेज रिसीव करने के बावजूद भी रिका को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर उसकी मॉम
मॉम के मन में क्या चल रहा है और वो सोच रही है कि क्या मुझे सच में अपनी मॉम को ताकुया से मिलाना चाहिए। और जहाँ अभी तक रिका और ताकुया को हमेशा अपनी चिंता रहती थी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुका है और इन दोनों को अब एक दूसरे की ज्यादा चिंता हो रही है। एंड इस चीज की वजह से इन दोनों को अब समझ आ रहा है कि कोई दूसरा अगर आपकी लाइफ में हो तो कैसी फीलिंग होती है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है। एंड जॉर्ज ने अपने बैंड में कुछ मेंबर्स को ऐड करने के लिए ऑफिस में एक पोस्टर भी लगाया है। एंड ये पोस्टर देखकर रिका थोड़ी सरप्राइज्ड है एंड उसे लग रहा है कि जॉर्ज सच में एक फ्री स्पिरिट है एंड उसका जो दिल चाहता है वो करता है। और अभी रिका इस बारे में सोच रही थी कि तभी शिनिशी ने जॉर्ज से उसके बैंड में ऐड होने का रिक्वेस्ट किया। एंड जॉर्ज के पूछने पर शिनिशी ने उसे बताया कि मैं अपने कॉलेज बैंड में था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिका और ताकुया ने घर जाने से पहले जॉर्ज के बैंड को देखने का डिसाइड किया। जब इन दोनों ने फाइनली पहली बार शिनिशी को उसके बैंड आउटफिट में देखा, ये दोनों सच में काफी सरप्राइज्ड हैं क्योंकि शिनिशी ने काफी स्टाइलिश लेदर जैकेट पहना है। एंड फाइनली जब शिनिशी ने गाना स्टार्ट किया, इनके बैंड का गाना और गिटार सुनकर पूरी ऑडियंस सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन वहीं शिनिशी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा है कि आखिर मैंने शादी क्यों किया, क्योंकि शादी करने के बाद मेरी पूरी आजादी चली गई और मैंने अपने आप को अपने फैमिली के लिए डिवोटेड कर दिया, बट फिर भी ना मुझे उसके लिए प्रेज मिला, ना क्रेडिट मिला और ना ही किसी ने तारीफ की, इसलिए अब मैं अकेला सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड इसके बाद फाइनली जब इनका म्यूजिक फिनिश हुआ और इन्होंने रिका और ताकुया को भी यहाँ देखा, ये सभी इन दोनों को देखकर यहाँ काफी खुश हैं। जिसके बाद बैंड के सभी मेंबर ने इन दोनों को भी अपने साथ पार्टी के लिए इनवाइट किया। पार्टी में सभी जहाँ एंजॉय कर रहे हैं, वहीं शिनिशी अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है कि मैं जब स्कूल में था मैं हमेशा यही सोचता था कि बड़ा होकर मैं काफी कूल बनूंगा, पर शादी के कुछ टाइम बाद शिनिशी के वाइफ ने उससे कहा कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे सच में घुटन होती है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। और आज प्रेजेंट टाइम में शिनिशी के मन में यही चल रहा है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था बड़े होने के बाद मेरी लाइफ कुछ ऐसी होगी। एंड वही शिनिशी को इस हालत में देखकर जॉर्ज ने जब उससे कहा कि तुम अपनी वाइफ को थोड़ा टाइम दो एंड तुम दोनों के बीच में चीजें सही हो जाएंगी, शिनिशी ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा कि आखिर हर एक ब्लेम मैं ही क्यों लूं और चीजें कभी भी कुछ सही नहीं होंगी। एंड मुझे जितना कुछ करना था मैंने अपना बेस्ट दिया, ना कि जॉर्ज तुम्हारी तरह जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करते हो। वही मैंने हर एक चीज अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया। एंड आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वापस अपनी फैमिली को जोड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि वहीं दूसरी तरफ लग रहा है सबने ज्यादा ही पी लिया है एंड जॉर्ज भी लगातार उल्टी कर रहा है। एंड यहाँ हमें ये भी पता चला कि जॉर्ज जब हवाई में था उसके बेटे का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया। एंड किमूरा ने इन्हें ये भी बताया कि जॉर्ज को अपने बेटे से सच में बहुत ज्यादा प्यार था और ये दोनों हमेशा सर्फिंग किया करते थे। बट एक दिन जॉर्ज का बेटा सर्फिंग करने के लिए तो गया बट वो कभी लौट कर नहीं आया। एंड उस टाइम उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 13 ईयर्स थी। एंड इस चीज की वजह से जॉर्ज और उसकी वाइफ का तलाक हो गया और वो दर्द जॉर्ज के दिल में आज तक है और शायद ये चीज कभी फिक्स भी नहीं हो पाएगा।